ठीक है, तो रेडिएशन का हमारा तीसरा लेक्चर है रिवीजन का। रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन ब्लैक एंड नॉन ब्लैक बॉडी। रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन ब्लैक एंड नॉन ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी और नॉन ब्लैक बॉडी के बीच में जो रेडिएशन एक्सचेंज होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ब्लैक बॉडी, नॉन ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी दी है, एक नॉन ब्लैक बॉडी है। અહીં એક બ્લેક બોડી છે અને એક નોન બ્લેક બોડી છે। यहाँ पर एक ब्लैक बॉडी है एंड एक नॉन ब्लैक बॉडी है। नॉन ब्लैक बॉडी ई જેટલી પાવરનું રેડિયેશન ઇમિટ કરે છે। ઓકે, यहाँ पर जो नॉन ब्लैक बॉडी है वो ई एनर्जी का रेडिएशन इमिट कर रही है અને આ ई एनर्जी 100% एब्जॉर्ब થાય છે બાય ધ ब्लैक बॉडी, कारण के ब्लैक बॉडी नो अल्फा 1 છે। ओके, तो नॉन ब्लैक बॉडी ई एनर्जी का रेडिएशन इमिट कर रही है जो ये ब्लैक बॉडी 100% एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि ब्लैक बॉडी का अल्फा 1 होता है, एब्जॉर्बिविटी उसकी 1 होती है, इसलिए जितनी भी एनर्जी आएगी वो ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। આવી જ રીતે ब्लैक बॉडी એ भी एनर्जी નું रेडिएशन इमिट करे છે। इसी तरह से हम देखने जाए तो जो ब्लैक बॉडी है वो ई भी एनर्जी का रेडिएशन इमिट कर रही है। હવે આ નોન બ્લેક બોડીની એબ્ઝોર્બિવિટી આલ્ફા છે અને ટ્રાન્સમિટિવિટી टाउ इज इक्वल टू 0 अज्यूम करे छे। ओके, नॉन ब्लैक बॉडी है उसकी एब्जॉर्बिविटी हमने अल्फा एब्जॉर्बिविटी ली है और टी ट्रांसमिटिविटी टाउ है उसकी 0 है, मतलब कि कुछ ट्रांसमिट नहीं करता। जो नॉन ब्लैक बॉडी है वो ट्रांसमिटिविटी उसकी 0 है और उसकी एब्जॉर्बिविटी अल्फा मान ली है। ठीक है, ओके। एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द नॉन ब्लैक बॉडी, तो एब्सॉर्ब कितनी होगी? तो देखिए ई बी जितनी आई, टाउ उसका 0 है और अल्फ़ा उसकी एब्जॉर्बिविटी है, तो जितना अल्फ़ा उसकी एब्जॉर्बिविटी है तो उसकी एनर्जी कितनी एब्सॉर्ब होगी? अल्फ़ा इंटू ब्लैक बॉडी में से जो एनर्जी आई ई बी वो, तो अल्फ़ा इंटू ई बी जितनी वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये पेज का तो आपको समझ आ गया। Now energy reflected by the non black body। ओके, रिफ्लेक्ट कितनी करेगा? देखिए ई बी जितनी एनर्जी आई और अल्फा ई बी जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की और ट्रांसमिटिविटी तो उसकी 0 है, तो रिफ्लेक्ट कितनी करेगी? तो कि टोटल इतनी थी उसमें इतने एब्जॉर्ब कर ली, तो इन दोनों का माइनस कर दूंगा तो वो टोटल एनर्जी रिफ्लेक्ट की हुई हमको मिल जाएगी, तो वो ई बी माइनस अल्फ़ा ई बी होगी। तो मैंने यहाँ पे ऐसा ही लिखा है, देखिए अल्फ़ा ई बी माइनस अल्फ़ा ई बी, तो यहाँ से ई बी कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा होगा, तो 1 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस टाउ प्लस रो इज इक्वल टू 1 है। टाउ यहाँ पर 0 है ये, तो अल्फ़ा प्लस रो 1 हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो 1 माइनस अल्फ़ा की जगह पर यहाँ पर रो लिख दिया है, सिंपल। ओके, तो नाउ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय नॉन ब्लैक बॉडी, उसका तो पता चल गया कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो अल्फ़ा ई बी जितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगा, बराबर। तो ये पेज में तो ये तो सारा मतलब कि कैंसल आउट है। ओके, इन टर्म्स ऑफ इमिशन ये भी कुछ है नहीं, अभी अगले पेज में जाएंगे।
ओके, नेट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द टू बॉडीज एज अ मेंशन अबाउ विद रिस्पेक्ट टू नॉन ब्लैक बॉडी। ओके, तो नेट एनर्जी एक्सचेंज कितना होगा अगर हम नॉन ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर देखना चाहेंगे, तो टोटल ये ब्लैक बॉडी और नॉन ब्लैक बॉडी के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज कितना हुआ। तो देखिए, सिंपल एनर्जी बैलेंस करेंगे कि जितनी एनर्जी आई और कितनी एनर्जी गई और इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। तो कितनी एनर्जी आई वो पहले देख लेते हैं। तो कि ई बी नॉन ब्लैक बॉडी के पास कितनी एनर्जी आई, तो एक आई है, ई बी आई है, और बस ई बी एक अकेली ही आई है, इक्वल टू कितनी गई, तो गई कितनी है, तो कि ये ई जितनी एनर्जी गई है, देखिए ई एनर्जी गई है और दूसरी एनर्जी गई है ई बी माइनस अल्फ़ा ई बी प्लस ई बी माइनस अल्फ़ा ई बी। ठीक है, तो देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर जगह थोड़ा, एनर्जी आई कितनी है, ई बी जितनी एनर्जी आई है और गई कितनी है, तो कि ई जितनी एक गई है प्लस ये वाली ई बी माइनस अल्फ़ा ई बी बराबर। तो यहाँ से अल्फ़ा ई बी चला गया, तो कितना बचा, ई प्लस ई और ये माइनस अल्फ़ा ई बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यही आगे हमने लिखा है। तो ई माइनस अल्फ़ा ई बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये नेट एनर्जी ट्रांसफ़र। अगर ये ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में करते तो भी यही आता, और नॉन ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में किया तो ये आया, और ये ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में भी यही आता। ठीक है, क्योंकि वो तो नेट एनर्जी ट्रांसफ़र है, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में भी किया है, तो ब्लैक बॉडी का उल्टा आ जाएगा। तो ये मतलब कि ऐसा आ जाएगा, मतलब कि सेम ही आया बराबर। अल्फ़ा इंटू ई माइनस अल्फ़ा ई बी इज इक्वल टू ज़ीरो, यही आएगा। इफ़, फिर मैंने क्या लिखा है, इफ़ बोथ द बॉडीज ब्लैक एज वेल एज नॉन ब्लैक आर एट सेम टेम्परेचर और इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, देन द वैल्यू ऑफ नेट एक्सचेंज, ये अभी देखना बता। इफ़ बोथ द बॉडीज हैव bodies black as well non-black are at same temperature or thermal equilibrium, then the value of net energy exchange will be, दोनों अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया अथवा दोनों को टेम्परेचर सेम होगा, मतलब कि और थर्मल इक्विलिब्रियम में हो या टेम्परेचर सेम, दोनों सेम ही बात है, तो नेट एनर्जी ट्रांसफ़र दोनों के बीच में ज़ीरो होगा। ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट है, इसलिए मैंने स्टार मार्क करके लिखा है। इफ बोथ बॉडीज ब्लैक एज वेल नॉन ब्लैक आर एट सेम टेम्परेचर और थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, then the value of net energy exchange will be ज़ीरो। ठीक है, फिर हमने जो आगे मिला था ई माइनस अल्फ़ा ई बी इज इक्वल टू ज़ीरो when non-black body is at thermal equilibrium with a black body। हमने ये अजम्पशन लिया है कि ब्लैक बॉडी और नॉन ब्लैक बॉडी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास था ई माइनस अल्फ़ा ई बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ई बराबर ई इज इक्वल टू अल्फ़ा ई बी होगा, तो ई बाई ई बी ये अल्फ़ा मिलेगा। ठीक है, एंड वी ऑल्सो नोन ई बाई ई बी, वो हमने आगे देखा था कि इमिसिविटी क्या होता है, तो कि नॉन ब्लैक की इमिसिव पावर ऑफ गिवन बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी का रेशियो, उसको इमिसिविटी कहेंगे। तो ये दोनों सेम हो गया, तो इक्वेशन ये अगर इसको वन मान ले, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मान ले, तो इसके हिसाब से ये लिख सकते हैं अल्फ़ा
इज इक्वल टू इमिसिविटी। तो इसको ही किरचॉफ का लॉ बोलते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू इमिसिविटी। मैंने लिखा है नीचे, फॉर अ नॉन ब्लैक बॉडी विच इज एट द थर्मल इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू ब्लैक बॉडी एंड बॉडी मस्ट बी ओपैक, ट्रांसमिटिविटी उसकी 0 होनी चाहिए। यही किरचॉफ लॉ है, ठीक है। फॉर अ नॉन ब्लैक बॉडी विच इज एट थर्मल इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू ब्लैक बॉडी, नॉन ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ओके, अब रही गेट की बात। तो एक मैंने नोट करके लिखा है, गेट में જ્યારે આલ્ફા આપેલો હોય તો તેને એપ્સાઇલન માની શકીએ છીએ અને વાઇસ વર્સા, ठीक है। गेट में अल्फा को मतलब कि एब्जॉर्प्सिविटी को इमिसिविटी और इमिसिविटी को एब्जॉर्प्सिविटी अपने हिसाब के अनुसार हम ले सकते हैं। गेट કિર્ચોફ લો, ગેટમાં કિર્ચોફ લો વેલિડ છે તે રીતે જ ચાલવું અને આલ્ફા અને એપ્સિલનનો યુઝ એકબીજામાં કરી શકાશે। ओके, गेट में अगर दिया हो तो अच्छा है, ना दिया हो तो उसको किरचॉफ लॉ में ही हम समझेंगे, ना दिया हो तो भी, ठीक है। और अल्फ़ा और इमिसिविटी का यूज़ हम एक दूसरे में मतलब कि क्वेश्चन के मुताबिक कर सकते हैं। कंडीशन आपी हसे तो गुड, ना आपी हो तो अज्यूम करी लईशू, मतलब कि किरचॉफ लॉ बोला गया हो तो ठीक, ना बोला गया हो तो हम अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर किरचॉफ लॉ वैलिड है गेट के लिए, ठीक है। ओके, अभी हमने जो देखा उससे पहले क्या देखा, अभी कौन सा टॉपिक सीखा हमने, रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन ब्लैक बॉडी एंड नॉन ब्लैक बॉडी। अब सीखेंगे रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन 2 ब्लैक बॉडीज़, ठीक है। तो हम तो जनरली अभी आगे किया था, उसमें क्या हो था कि दोनों बॉडी ली थी, यहाँ पर ब्लैक बॉडी थी और यहाँ पर नॉन ब्लैक बॉडी थी, लेकिन यहाँ पर तो 2 ब्लैक बॉडी है, मतलब कि ये ब्लैक बॉडी टेम्परेचर, एक बॉडी 1 का टेम्परेचर T1 है, बॉडी 2 का टेम्परेचर T2 है, यहाँ पर T1 ग्रेटर देन T2 है, ठीक है। तो T1 में से एक इमिसिव पावर EB1 निकलेगा जो T2 पर पड़ेगा, और T2 में से निकलेगा वो T1 में पड़ेगा, ठीक है, EB2। तो जितनी एनर्जी आई ये सारी एब्जॉर्ब कर लेगा, इसमें से जितनी एनर्जी आई ये वाली सारी एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आया कि नहीं आया, मैं फिर से बता देता हूँ। 2 ब्लैक बॉडी है, एक बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, इसका टेम्परेचर T1 है बॉडी 1 का, बॉडी 2 का टेम्परेचर T2 है। बॉडी 1 में से जो एनर्जी इमिट हुई वो EB1 है, बॉडी 2 में से जो एनर्जी इमिट हुई वो EB2 है, ठीक है। बॉडी 1 में से जो EB1 एनर्जी इमिट हुई वो बॉडी 2 एब्जॉर्ब कर लेगा, और बॉडी 2 में से जो एनर्जी EB2 इमिट हुई वो बॉडी 1 एब्जॉर्ब कर लेगा, और परफेक्ट एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। ये एकदम आइडियल केस है। तो उसमें नेट एनर्जी एक्सचेंज कितना हुआ, तो सिग्मा EB1 माइनस EB2 जितना नेट एनर्जी एक्सचेंज हुआ, ठीक है। इतना समझ आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पर गलत क्यों किया है, क्योंकि सारी यहाँ पर हमने ये अज्यूम कर लिया है कि जितनी एनर्जी आई वो सारी की सारी यही सपोज़ मैंने इस यहाँ पे ऐसा क्रॉस मार्क इसलिए किया है क्योंकि आप समझ ना लो कि T1 में से जितनी एनर्जी निकली वो सारी की सारी ये बॉडी 2 पर, बॉडी 1 में से जितनी एनर्जी निकली वो बॉडी 2 पर ही आ रही है सारी की सारी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका कुछ फ्रैक्शन ही मतलब कि आ रहा हो, उसके ऊपर ये भी एक पॉइंट होता है, ठीक है। इसलिए नेट एनर्जी एक्सचेंज ये होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये सपोज़ कि ये बॉडी 100 वाट पर मीटर स्क्वायर
100 वॉट पर मीटर स्क्वायर जितना पावर इमिट कर रहा है। तो ये पॉसिबल केस है कि बॉडी 2 पर उसका 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर जितना पावर ही पड़ता हो, दूसरा 50 वॉट कहीं और भी जाता हो एनर्जी का उसका, तो नेट एनर्जी ट्रांसफ़र अभी कितना होगा, 50 होगा, ना कि 100 होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्रॉस मार्क किया है ऐसा करके। ठीक है, ओके। हेमिस्फेरिकल, ओके। जनरली कोई बॉडी, देखिए मैंने ये पॉइंट क्या लिखा है, जनरली कोई बॉडी જે એનર્જી ઇમિટ કરે છે તે બધી જ ડાયરેક્શનમાં ઇમિટ કરે છે। जनरली कोई भी बॉडी होती है वो जो एनर्जी इमिट करती है वो हर डायरेक्शन में करती है, एनर्जी वो हर डायरेक्शन में करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉडी है तो सिर्फ इस डायरेक्शन में इमिट करेगी, ये यहाँ भी कर सकती है, यहाँ 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 कहीं भी कर सकती है। देखिए मैंने एक हेमिस्फेरिकल मतलब कि ये ड्रॉ किया है, ये वाला ये ड्रॉ किया है, यहाँ से एक पॉइंट मान लो, कहाँ पर ये पॉइंट है, तो ये हर डायरेक्शन में एनर्जी इमिट कर सकता है। ठीक है, માટે એવું કહેવું સત્ય નથી કે ટોટલ એનર્જી ઇમિટેડ બાય बॉडी 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी 2। मतलब कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि बॉडी 1 में से जितनी एनर्जी इमिट हुई वो इक्वल होगी बॉडी 2 ने जितनी बॉडी 1 की एनर्जी एब्जॉर्ब की, दोनों इक्वल नहीं होगा। हर बार तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये हर बॉडी की मतलब कि उसके जियोमेट्रिकल शेप पर बहुत डिपेंड करता है ये वाली बात। तो ये कहना हमेशा से सही नहीं होगा। ठीक है, इतना ही क्या है यहाँ पर। दरेक बॉडी તેની जियोमेट्री અને તેના एरिया प्रमाणे एनर्जी इमिट करे छे। हर बॉडी अपनी जियोमेट्री, लोकेशन, ओरिएंटेशन और एरिया के हिसाब से एनर्जी इमिट करती है। फिर से मैं बोलता हूँ, हर बॉडी उसकी जियोमेट्री कैसी है, उसका एरिया कैसा है, उसकी लोकेशन कैसी है, उसकी ओरिएंटेशन कैसा है उस बॉडी का, उस हिसाब से वो एनर्जी इमिट करती है। हर बॉडी उसकी जियोमेट्री, एरिया, लोकेशन, ओरिएंटेशन ये कैसा है उस हिसाब से एनर्जी इमिट करता है। मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ये वाला पॉइंट जो है ना मैं अभी बोला ये वाला है। ठीक है, ओके। अब आगे हम सीखेंगे शेप फैक्टर, उसको जियोमेट्रिकल फैक्टर भी बोलते हैं और उसको व्यू फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, शेप फैक्टर, जियोमेट्रिकल फैक्टर या व्यू फैक्टर। तो FIJ इसका मीनिंग क्या होता है, तो कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस I एंड गेट रिसीव्ड बाय द सरफेस J। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस I, सरफेस I पर से जितनी एनर्जी रेडिएट हुई उसमें से जे सरफेस ने उसकी एनर्जी जितनी रिसीव की उसको ही बोलेंगे FIJ मतलब फिर से I सरफेस पर से कितनी टोटल एनर्जी इमिट हुई उसकी कितना J ने रिसीव किया उसको ही FIJ बोलेंगे। I में से एनर्जी इमिट होती है और J के ऊपर पड़ती है उसको ही बोलते हैं बराबर FIJ क्या होता है फिर से बोलें, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस I, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सरफेस I एंड गेट
रिसीव्ड बाय द सरफेस जे, तो उसको बोलेंगे एफ आई जे। एफ आई जे मतलब कि आई सरफेस में से फ्रैक्शन ऑफ कितनी एनर्जी रेडिएट हुई जो जे के ऊपर पड़ी, उसको ही बोलेंगे एफ आई जे। ठीक है। नेट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन टू ब्लैक बॉडीज, तो अभी हमको पता है AB1 माइनस AB2 सिग्मा T1⁴ माइनस सिग्मा T2⁴। ठीक है। तो ये आइडियल केस में ये आएगा, लेकिन अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन या ओरिएंटेशन या लोकेशन की वजह से सारी एनर्जी बॉडी 2 पर नहीं आ पाती, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे पता है? AB1 की जगह पर लिखेंगे सिग्मा T1⁴ तो सही है, लेकिन उसका बॉडी 1 का एरिया और 1 में से 2 में जितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जा रहा है वो भी हम लिखेंगे, उसको बोलेंगे F12। तो क्या F12 का क्या मीनिंग होता है? तो क्या एनर्जी लिविंग फ्रॉम द बॉडी 1 which is actually striking the body 2। ओके, एनर्जी मैंने पूरे इस टर्म को ही मतलब कि एक बता दिया है। EB1 यहाँ पर रियल में क्या होगा? तो कि सिग्मा A1 इंटू F12 T1⁴। तो ये पूरा टर्म क्या बताता है पता है? तो क्या ये एक पूरी एनर्जी है। तो क्या एनर्जी लिविंग फ्रॉम द बॉडी 1 विच इज़ एक्चुअली स्ट्राइकिंग द बॉडी 2। एनर्जी जितनी बॉडी 1 में से निकली जो बॉडी 2 पर गिर रही है वही ये पूरा है। ठीक है। ये तो टोटल एनर्जी है। ये टोटल एनर्जी है। देखिए मैं फिर से, ये जो एनर्जी है ना ये टोटल एनर्जी है, और जो ये एनर्जी है ना ये क्या है कि ये फ्रैक्शन है, मतलब कि जो एक्चुअली बॉडी 2 पर गिर रहा है ये टोटल एनर्जी है, और ये एनर्जी जो है ना ये बॉडी 2 पर गिर रही है वो एनर्जी है। ठीक है। ओके, यहाँ पे देखेंगे ये बॉडी 2 की जो एनर्जी है ये बॉडी 2 की रिस्पेक्ट में कि बॉडी 2 भी T2 टेम्परेचर है, वो भी रेडिएशन इमिट करेगी, तो वो टोटल एनर्जी तो इतना इमिट कर रही है सिग्मा T2⁴। पर जो एनर्जी बॉडी 1 पर जा रही है ना ये एनर्जी इतनी, ये एनर्जी है ना ये बॉडी 1 पर जा रही है। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि बॉडी 2 एक्चुअल में तो इतनी एनर्जी रेडिएट कर रही है, पर सिर्फ इतनी ही एनर्जी बॉडी 1 पर जा रही है। कितनी? सिग्मा A2 F21 और T2⁴। F21 का मतलब क्या होगा कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी 2 विच इज रिसीव बाय बॉडी 1, उसको F21 बोलेंगे। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, F21 का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस 2 एंड गेट रिसीव बाय द सरफेस 1। ठीक है। F12 का मीनिंग क्या होगा? F12 का मीनिंग फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस 1 एंड गेट रिसीव्ड बाय द सरफेस 2, उसका मतलब होगा F12 का मतलब ये होगा। ठीक है। ओके, ये देखिए सिग्मा A1 T1⁴, तो अभी फ्रैक्शन वाला हमने ऐड नहीं किया, तो ये हो गई टोटल एनर्जी। ठीक है, अगर हम फ्रैक्शन वाला ऐड कर देंगे तो वो क्या आएगा? देखिए टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी 1, तो वो कितनी होगी? सिग्मा A1 T1⁴, और उसमें फ्रैक्शन हम डाल देंगे F12, तो क्या हो जाएगा? तो क्या एनर्जी लिविंग फ्रॉम बॉडी 1 एंड रिसीव बाय बॉडी 2। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। ये टोटल एनर्जी है और ये वो एनर्जी है जो एक्चुअली बॉडी 2 पे जा रही है। ये टोटल एनर्जी है जो बॉडी 1 इमिट कर रही है, ये वो, समझ गए?
ये वो एनर्जी है जो बॉडी 1 इमिट कर रही है, एंड ये वो एनर्जी है जो बॉडी 1 इमिट कर रही है और बॉडी 2 ये रिसीव कर रही है। ये वो वाली एनर्जी है। ठीक है, आप समझ गए। देखते हैं ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है F12 इज इक्वल टू 40% ऑफ सिग्मा A1 T1 रेस टू 4। ये सिग्मा A1 T1 रेस टू 4 क्या है? तो कि एनर्जी लिविंग फ्रॉम बॉडी 1 एंड रिसीव बाय बॉडी 2। यहाँ पर फ्रैक्शन अभी ऐड नहीं किया, लेकिन ये 40% लिख दिया ना, 40%, तो ये टोटल टर्म ये हो गई। बात समझ गए आप? ये टोटल टर्म क्या हो गई बताए? ये 40% ऑफ सिग्मा A1 T1 रेस टू 4, तो ये पूरी हो गई एनर्जी लिविंग फ्रॉम बॉडी 1 एंड रिसीव बाय बॉडी 2। और ये सिग्मा A1 इंटू A1 T1 रेस टू 4 ये कितना है? तो टोटल एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी 1, टोटल एनर्जी रेडिएटेड या इमिटेड बाय बॉडी 1। ठीक है, तो 40% ये इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये EB1 ही है। ठीक है, EB1 इंटू एरिया 1, समझ में आ गया? EB1 इंटू एरिया 1, यहाँ पर मैंने A1 से मल्टीप्लाई नहीं किया, EB1 इंटू एरिया 1 आ जाएगा और यहाँ पे एरिया 1 आ जाएगा, तो इवेंचुअली वो कैंसिल ही होगा, तो EB1 भी चला जाएगा, तो 40% आएगा। तो F12 0.4, F12 क्या होगा? 0.4। इसका मतलब क्या होगा कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी which energy from surface 1 is emitted, which is actually get received by surface 2, वो 40% एनर्जी होगी। ये एग्जाम्पल था, समझ में आ गया? ठीक है, फिर एक आता है समेशन प्रिंसिपल। तो समेशन प्रिंसिपल क्या होता है? तो कि F1i F1j F1k F1i F1m, मतलब कि टोटल एनर्जी किसी बॉडी में से निकलेगी, उसके सारे फ्रैक्शन का सम 1 होगा। समझ गए? टोटल जितने भी फ्रैक्शन एक बॉडी में से निकलेंगे, तो यहाँ पर देखिए F1 एक बॉडी में से कोई बॉडी I में गया, 1j पहली बॉडी में से निकल के किसी बॉडी J में गया, ऐसा टोटल जितना भी आप करोगे फ्रैक्शन, उसका टोटल हमेशा 1 होगा। ये है समेशन प्रिंसिपल। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। टोटल फ्रैक्शन तो हमेशा 1 ही होता है, बराबर। हमने मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन सब में देखा ही है कि टोटल फ्रैक्शन 1 ही होता है। फिर इफ़ बोथ द ब्लैक बॉडीज आर एट थर्मल इक्विलिब्रियम, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नेट एनर्जी एक्सचेंज? वो तो हमने अभी आगे देख लिया है। वो बोला था ना कि एक ब्लैक बॉडी और नॉन ब्लैक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों के बीच में नेट एनर्जी का ट्रांसफ़र कितना होगा? तो हमने बोला था कि 0 होता है। तो ऐसा ही दो ब्लैक बॉडी के केस में भी 0 ही होगा। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर होंगे तो टेम्परेचर सेम है, तो वो दोनों सेम एनर्जी का रेडिएशन इमिट करेंगे, तो नेट हीट ट्रांसफ़र, मतलब कि रेडिएशन एनर्जी ट्रांसफ़र या हीट ट्रांसफ़र 0 ही होगा। ठीक है, ओके। तो देखिए, हमको पता है कि ये दोनों ब्लैक बॉडी है, तो EB1 माइनस EB2 तो 0 होगा, क्योंकि हमने अभी देखा
कि दोनों किरचॉफ्स लॉ तो हमको लगा लेना ही है कि दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए तो दोनों के बीच का नेट हीट ट्रांसफ़र कितना होगा, 0 होगा। तो EB1 माइनस EB2 0 होगा। EB1 क्या है तो कि सिग्मा A1 F12 T1⁴ और EB2 क्या है तो कि सिग्मा A2 F21 T⁴, क्योंकि टेम्परेचर सेम है थर्मल इक्विलिब्रियम में होने की वजह से, इसलिए T1 T2 नहीं लिखा, T ही लिखा। ठीक है, ओके। तो सिग्मा ये देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, सिग्मा T1⁴ कॉमन है और आ जाएगा A1 F12, यहाँ पहले ब्रैकेट में ये आ जाएगा और यहाँ A2 F21 मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये तो कभी 0 हो नहीं सका। सिग्मा की वैल्यू हमको पता है 5.67 × 10⁻⁸ होती है और टेम्परेचर भी कभी भी 0 केल्विन तो होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक क्या 0 होगा तो कि ये जो पूरा टर्म है, ये वाला टर्म है वही 0 होगा। तो क्या आएगा, A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21। ये बहुत 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 IMP फार्मूला है। गेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें ये फार्मूला यूज़ होता है। कौन सा वाला, ये फार्मूला सेफ फैक्टर व्यू फैक्टर में ये दोनों ही फार्मूला है जो यूज़ होते हैं। समझ गए? तो ये आपको याद रखना है, इसको बोलेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21। 1 के साथ पहला 1 आएगा, 2 के साथ 2 आएगा, बराबर। यहाँ ओके। FII का मतलब क्या होता है, सेल्फ व्यू फैक्टर। अपनी एनर्जी अपने आप पर ही गिरते हैं, उसको सेल्फ व्यू फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, FII, आई बॉडी में से एनर्जी रेडिएट हुई विच इज़ एक्चुअली रिसीव बाय आई बॉडी, उसको ही बोलेंगे सेल्फ व्यू फैक्टर। ओके। फॉर फ्लैट प्लेट, अभी ये मैन आया, ये एग्जांपल इस मतलब कि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। फ्लैट सरफेस के लिए क्या होगा कि उसका सेल्फ व्यू फैक्टर होगा ना, वो 0 होगा। सेल्फ व्यू फैक्टर मतलब कि उसकी एनर्जी उसके ऊपर कभी पड़ेगी ही नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये नीचे की साइड मतलब कि खुरदुरा है, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। एनर्जी ऊपर की साइड में सारी अभी जा रही है, मतलब कि उसकी बॉडी पर उसकी खुद की एनर्जी तो नहीं पड़ेगी। तो आपको याद रखना है फ्लैट सरफेस के लिए सेल्फ व्यू फैक्टर हमेशा 0 होता है। ठीक है, ओके। कॉन्वेक्स सरफेस, अगर कॉन्वेक्स सरफेस है तो बाहर की सरफेस में मतलब कि एनर्जी रेडिएट हो रही है। तो यहाँ पर भी स्पीयर के केस में, कौन सा केस ये है, स्पीयर के केस में कॉन्वेक्स स्पीयर होगा, कॉन्वेक्स स्पीयर होगा तो क्या होगा, सेल्फ व्यू फैक्टर उसका भी 0 ही होगा। समझ गए? कॉन्वेक्स स्फीयर, कॉन्वेक्स सरफेस है मतलब कि बाहर की सरफेस, तो उसके केस में भी सेल्फ व्यू फैक्टर 0 होगा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर मैं बोलता हूँ, यहाँ पर कॉनकेव बॉडी होती, बराबर। तो यहाँ से एनर्जी जाती, यहाँ पे एनर्जी जाती, यहाँ से एनर्जी जाती, यहाँ से एनर्जी जाती, तो ये अपनी बॉडी पर स्ट्राइक करते हैं। तो यहाँ पर जो सेल्फ व्यू फैक्टर होता ना, वो 0 नहीं होता, वो कोई वैल्यू रखता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव सरफेस हो गया ना, ये अंदर की सरफेस कॉनकेव सरफेस हो गया। तो ये अभी आपको पता चल गया। ठीक है, अगर कॉनकेव होता तो सेल्फ व्यू फैक्टर 0 नहीं होता।
ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया है, फॉर कॉन्केव बॉडी इन द फॉर कॉन्वेक्स बॉडी इन अ कॉन्केव बॉडी। ओके, कॉन्वेक्स बॉडी है ये, देखिए अंदर की साइड कॉन्वेक्स बॉडी है और ये बड़ी बॉडी है वो कॉन्केव बॉडी है, ठीक है। ओके, मैं अभी इसको कैसे, ओके, जो अंदर की बॉडी है उसको नंबर 1 दिया है और बाहर की बॉडी है उसको मैं 2 नंबर देता हूँ, ठीक है। 1 नंबर ये है और 2 नंबर ये है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ठीक है। तो 1 नंबर के लिए मैं बोलूँ कि सेल्फ व्यू फैक्टर क्या होगा, 1 नंबर के लिए 1 1 तो वो तो 0 ही होगा, बराबर, क्योंकि 1 नंबर अपने अंदर तो अपनी एनर्जी मतलब कि उसकी बॉडी पर तो नहीं पड़ेगी। लेकिन 2 नंबर के लिए ऐसा नहीं है। देखिए 2 नंबर के लिए सेल्फ व्यू फैक्टर कभी 0 नहीं आएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये 2 नंबर की एनर्जी जो है, मतलब कि ये वाला देखिए ये उसके ऊपर भी गिर रहा है। ये देखिए मैंने बताया है कि ये यहाँ से एनर्जी निकली तो उसकी ही सरफेस पर टकराई, यहाँ से एक निकली तो यहाँ टकरा गई, यहाँ से निकली यहाँ टकरा गई, मतलब कि बॉडी 2 में से जो एनर्जी रेडिएट होगी वो बॉडी 2 मतलब कि खुद के बॉडी पर गिर सकती है, उसकी संभावना है, तो उसका फ्रैक्शन नॉन ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐसा दिखाया, देखिए नॉन ज़ीरो। ओके, if with respect to a surface 2 or more surface are symmetrical, ठीक है। तो देखिए मैंने एक ये पिरामिड जैसा है, मतलब कि अपना बेस क्या है, बेस है ए बी ई डी अपना बेस है, ठीक है। ए बी ई डी के रिस्पेक्ट में ये पहला त्रिकोण देखिए, ये ट्रायंगल ए सी बी, एक ए सी बी, ये देखिए ए सी बी, फिर ये दूसरा बी सी ई, ठीक है। फिर ये देखिए ई सी डी होगा, तो ई सी डी, और ये कौन सा वापस आएगा, डी, ये पीछे वाला डी सी ए, ये बेस के रिस्पेक्ट में ये चारों के चारों मतलब कि है ना, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। समझ में आ गया ये सिमेट्रिकल कैसे हुआ। तो क्या होगा, सिमेट्रिकल है तो जो मैं अभी क्या बताता हूँ आपको, देखो ये बेस को नंबर 1 मान लेता हूँ और ये 4 सरफेस है, मतलब कि 2 3 4 5, मतलब कि टोटल हमारे पास देखिए F11 F12 F12 है, F13 है, प्लस F14 है और F15 है, समझ गए। तो टोटल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। लेकिन ए बी ई डी है वो फ्लैट सरफेस है, तो उसका सेल्फ व्यू फैक्टर तो कितना होगा, 0 होगा, तो ये 0 आ गया। तो अब ये कितने बचे, 1 2 3 4, तो ये सब में वो जो अपना फ्रैक्शन है वो इक्वली बट जाएगा,
तो इक्वली बढ़ जाएगा, तो F12 कितना आएगा, देखिए 1 2 3 4 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 तो 0.25, तो सारे के सारे F12 है वो भी 25 होगा, F13 है वो भी 25 होगा, F14 है वो भी 25 होगा, और F15 है वो भी 25 होगा। समझ गए? बढ़ जाएंगे, सिमेट्रिकल अगर होगा तो वो अपने आप में बढ़ जाएंगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, F11 था, 12 था, 13 था, 14 था, 15 था, इक्वल टू 1 होगा, फ्रैक्शन टोटल 1 होगा। ये फ्लैट सरफेस है बेस वाला, तो वो सेल्फ व्यू फैक्टर तो उसका 0 होगा। ओके, तो ये 1 का 2 सरफेस पर, 1 का 3 की सरफेस पर, 1 का 4 की सरफेस पर, 1 का 5 की सरफेस पर जो भी पड़ेगा, मतलब कि रेडिएशन वो इक्वल ही पड़ेगा, इक्वल होगा वो सारा का सारा। तो मतलब कि ये 4 में अभी बांटना है हमको, तो 0.2525 ही बांटना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहता था। ओके, समझ गए आप? मैंने यहाँ पे समझाया है कैसे। मैंने क्या लिखा है, અહીં बेस सरफेस ABED ना रिस्पेक्ट में, देखिए बेस क्या है अपना, हाँ बेस है ABED है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये देखिए 4 जो ट्रायंगल है, मतलब कि कौन सा ACB, BCE, ECD और DCA आर सिमेट्रिकल, तो वो सिमेट्रिकल है। અને જો સિમેટ્રિકલ હોય તો વ્યૂની વેલ્યુ ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્यूट થશે, व्यू फैक्टરની वैल्यू। अगर जो सिमेट्रिकल होगा तो व्यू फैक्टर की वैल्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो देखिए, अगर मैं ED को फर्स्ट सरफेस मान लूँ, ACB को सेकंड सरफेस मान लूँ, BCE को थर्ड, ECD को 4, DCA को 5, तो ये मैं समेशन थियरम के हिसाब से F11, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 इज इक्वल टू 1, और ये F11 0 होगा। क्यों? क्योंकि फ्लैट सरफेस है। तो फ्लैट सरफेस के लिए हमने देखा है तो कि सेल्फ व्यू फैक्टर हमेशा 0 होता है। तो क्या आएगा, F12, F13, F14, F15 इज इक्वल टू 1। तो F12, 13, 14, 15 इक्वल हो जाएंगे और वो 0.25 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल था ये। नहीं समझ में आया तो आप 2 बार ये वीडियो देखना तो आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, हेमिस्फियरिकल फर्नेस ए ऑफ रेडियस 1 मीटर इन शोन बिलो, द सेल्फ व्यू फैक्टर ऑफ रेडिएशन फॉर द कर्व सरफेस 2 इज। ओके, हेमिस्फियरिकल फर्नेस है, हेमिस्फियरिकल फर्नेस है ऑफ रेडियस 1 मीटर, रेडियस दे दी है 1 मीटर एज शोन बिलो। ओके, द सेल्फ व्यू फैक्टर ऑफ रेडिएशन फॉर द कर्व सरफेस 2 के लिए हमको सेल्फ व्यू फैक्टर मतलब कि F22 फाइंड करना है, F22 फाइंड करना है, बराबर। तो F22 फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, F21 वत्ता F22 इज इक्वल टू 1 होगा। तो हमको F21 फाइंड करना पड़ेगा। F21 फाइंड करने के लिए हम रेसिप्रोसिटी थियरम का यूज़ करेंगे। वो क्या है, A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21। ठीक है, तो हमारे पास A2 की और A1 की तो वैल्यू है अपने पास, लेकिन F12 की वैल्यू नहीं है। तो F12 के लिए भी हमारे पास समेशन थियरम है, F11 प्लस F12 इज इक्वल टू 1।
लेकिन वन फ्लैट सरफेस है एक, तो उसके लिए सेल्फ व्यू फैक्टर 0 हो जाएगा। तो F12 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू 1 रख देंगे। ओके, A1 की वैल्यू क्या होगा, तो ये हेमिस्फेरिकल 2D में अगर देखेंगे ना तो ये नीचे पूरा बेस होगा, तो ये पूरा बेस होगा, तो ये सर्कल होगा, ये 1, तो ये पाई r स्क्वायर आएगा। और ये हेमिस्फेरिकल का क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का मतलब कि क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो ये इसका 2 पाई r स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर से हम पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर चला गया, तो 1/2, तो F21 की वैल्यू मिलेगी 0.5, तो F22 की वैल्यू भी 0.5 मिलेगी। समझ गए, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.5 मतलब कि 1/2। ठीक है, मैंने बोला वो समझ में ना आया हो तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है, तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। देखिए, जो नीचे की सरफेस है वो 1, उसके लिए समेशन रूल मैंने लगा दिया, F11 प्लस F12 इज इक्वल टू 1। F11 तो 0 हो जाएगा, तो उसके वहाँ से F12 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। फिर ये रेसिप्रोसिटी थियरम लगा देंगे, A1 इंटू F12 इज इक्वल टू A2 इंटू A21। A1 क्या होगा, वो नीचे पूरा बेस है, वो राउंड होगा, तो सर्कल के लिए पाई r स्क्वायर। F12 की वैल्यू हमने अभी देखी 1, तो यहाँ 1। A2 ऊपर का कर्व सरफेस हेमिस्फेरिकल है, तो हेमिस्फेरिकल का एरिया कितना आएगा 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर, तो वहाँ से F21 मिल जाएगा, तो F21 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, अभी फिर से हम सरफेस 2 के लिए समेशन थियरम लगा दें, तो F21 प्लस F22 इज इक्वल टू 1, तो F22 हमको मिल जाएगा 1/2। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 70, फॉर द 2 long concentric cylinder with surface area A1 and A2 the view factor F22 is। ठीक है, तो इसके लिए आपको है ना कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ, एक मैट्रिक्स आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, फॉर द 2 long concentric cylinder with surface area A1 and A2 the view factor A22। ठीक है, तो आपको मैं ये देखिए 0 1 A1 बाय A2 माइनस नहीं, यहाँ नहीं, पूरा यहाँ नहीं लिखता, ये आपको इतना, ये सिलेंडर और अपना स्फीयर दोनों के लिए काम आ जाएगा, ये पूरा आपको ये वाला याद रखना है। ये 0 1 A1 बाय A2 और ये 1 माइनस A1 बाई A2, 1 माइनस A1 बाई A2। तो हमको ये मैट्रिक्स में क्या होता है, ये 1 1 होता है, ये 0 लिखा है वाला 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 2 1 होता है और ये 2 2 होता है, बस। तो हमको 2 2 मतलब कि 1 माइनस A1 A2 पूछा है, 1 माइनस A1 A2 पूछा है। ठीक है, तो 1 माइनस A1 कितना है, फॉर द 2 long concentric सिलेंडर के लिए देखिए 2 पाई R L या H जो भी कुछ लिखना हो, L बेल तो दोनों का सेम है, 2 पाई सेम है, तो इनडायरेक्टली ये रेडियस ही आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट एरिया ही दे दिया है, तो 1 माइनस A1 A2, तो हमको तो डायरेक्ट आंसर पता चल गया है कि C आएगा। अगर F11 पूछता तो 0 होता,
F12 पूछता तो 1 आता आंसर, और F21 पूछता तो A1/A2 आता, लेकिन ये 2 पूछा है तो डायरेक्ट C आ जाएगा, 1 माइनस A1/A2। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग तरीके से भी किया है। अंदर की सरफेस 1 है, बाहर की सरफेस 2 है, तो समेशन थियरम मैंने लगाया है F11 प्लस F12 प्लस F12 इज इक्वल टू 1। 1 तो 0 होगा क्योंकि ये फ्लैट सरफेस ही है, लॉन्ग सिलेंडर है इसलिए। ठीक है, अंदर की साइड में अपने आप पर तो नहीं लगेगा, तो उसका क्या आएगा, F11 0 तो F12 1 मिल जाएगा, तो A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21। ये रेसिप्रोसिटी थियरम लगा देंगे हम, तो हमको F21 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी A1 A2। F21 मिल गया तो फिर से समेशन थियरम F21 प्लस F22 इज इक्वल टू 1, तो F22 इज इक्वल टू 1 माइनस A1/A2 मिल जाएगा बराबर। फॉर द सेम डाटा एज question number 71, for the same data as of question 70, if radius of surface 2 is twice of that of the surface 1, then the value of view factor matrix। सारा का सारा हमको पता है कि देखिए ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये A1/A2, लेकिन इसके लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं R1/R2, R1/R2, और ये 1 माइनस R1/R2। तो 0 1 वाला तो देखिए पहला में A में है और B में है, फिर R1/R2, R1 1 इसका 2, तो 0.5 वाला आ गया, तो वो भी 0.45 हो जाएगा, 0.5, तो A आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया था क्वेश्चन तो मुझे कमेंट में लिख देना कि 71 का मुझे क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया, तो आप धीरे से फिर से एक बार बता दो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी मैंने किया, देखिए ये अंदर वाला है सरफेस 1 है, बाहर वाला सरफेस 2 है। अंदर वाले के लिए समेशन थियरम में लगाऊंगा तो क्या लगेगा, F11 प्लस F12 इज इक्वल टू 1, 1 सेल्फ व्यू फैक्टर 0, तो F12 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा क्योंकि F11 0 है। फिर रेसिप्रोसिटी थियरम लगाएंगे, A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21, तो यहाँ से F21 मिल जाएगा। F21 क्या मिलेगा, A1/A2 इंटू F12, F12 तो 1 है, तो A1/A2। ओके, A1 क्या होगा, 2πr1l डिवाइडेड बाई A2 क्या होगा, 2πr2l। 2π और l तो सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियस ही आएगी, तो रेडियस क्या होगी, R1/R2, और R2 हमको बोला है कि 2R1 के जितना है, तो R1 डिवाइडेड बाई 2R1, तो R1 कैंसिल, तो 0.5 आ जाएगा, तो F21 प्लस F22 इज इक्वल टू 1, तो F22 0.5 आ जाएगा और हमारा आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं क्योंकि लेट हो गया है। थैंक यू।